अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने फैसला कुन डू और डाई मार्च के लिए कल कॉल दे रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाज की तैयारियां कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने भी फुल तैयारी पकड़ ली है। और इस सिलसिले में पेशरफ्त यह है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से रब्ता भी किया है और ये बताया है कि ना तो वो इस्लामाबाद की तरफ कोई रैली, जलसा, जुलूस, मार्च, धरने किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते। और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब तो ऑर्डर भी मौजूद है। इसके ऊपर जब बैरिस्टर गौहर से रिस्पांस मांगा गया तो ये कहा गया गौहर साहब की जानिब से कि वो अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद कोई हतमी राय दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़राए से ख़बरें ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में संजीदगी से गौर हो रहा है कि जो कल का एहतजाज है इसको मुलतवी कर दिया जाए। अब ये कहा जा रहा है, ख़ासकर अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक, कि जो पार्टी इजलास था उसमें अक्सरियत की ये राय थी कि इस इजलास को मुलतवी या जलसे को या धरना जो भी एहतजाज करना है इसको मुलतवी किया जाए और हुकूमत के साथ इंगेजमेंट और बातचीत बढ़ाई जाए। लेकिन दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है, जैसे वज़ीर आला गंडापुर साहब हैं और दीगर आरा हैं, वो ये कहती हैं कि अब तो बातचीत इमरान खान की रिहाई के बाद ही होगी। बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक तरफ तो वो कह चुके हैं कि ये फैसला कुन एहतजाज मार्च होगी, मोबिलाइजेशन की तैयारियां हो चुकी हैं और बड़े बड़े दावे वादे, ज़ाहिरी बात है किसी भी सियासी जमात के लिए इससे पीछे हटना एक बहुत बड़ा कदम होता है। और जबकि एक हिस्ट्री रही हो मुसलसल इस तरह की कॉल्स देकर फिर पीछे हटने की, लेकिन दूसरी जानिब जो सियासी बका है और बहुत कुछ एट स्टेक भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसकी कोई इम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं अगर वो एहतजाज के प्लान के साथ आगे मूव करते हैं। तो यही सवाल अब अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने रखा है कि बेहतर सियासी हिकमत अमली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगी। क्या एहतजाज के साथ कंटिन्यू करना या फिर एहतजाज मुलतवी कर देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होगा। हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस्लामाबाद से इरशाद भट्टी साहब और आसिफ बशीर चौधरी, और स्काइप के थ्रू उमर चीमा साहब हमारे साथ हैं। आसिफ, आप सबसे पहले कहिएगा, हम सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद को तो एक खूबसूरत जेल बना दिया गया है, हर तरफ से एंट्रीज़ बंद हैं, मोटरवेज़ बंद हैं और हुकूमत ने सख्त एक्शन की तैयारी भी कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन एक बड़ा डिसीजन टफ, लेकिन जो आसपास खबरें चल रही हैं, जो माहौल है, आपकी राय क्या है? क्या बेहतर डिसीजन होगा सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए? जी शुक्रिया। इस्लामाबाद के हवाले से तो वही वो जो शायर ने कहा था ना कि रख के रास्ते में नफ़रतों के कंटेनर, तुमने दिल को इस्लामाबाद बना दिया है। तो इस्लामाबाद के शहरी तो अभी तकरीबन 1.5 माह से इस कंटेनरस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे पहले खान साहब के 2-3 मुजाहिरे थे, SCO थी और आए दिन कोई ना कोई वाक़या होता है। और यही वजह है कि इस दफ़ा इस्लामाबाद के जो ताजिर हैं वो भी कोर्ट में गए और उन्होंने कहा जी कि हमें बताया जाए कि इस शहर में रहने का हमारा क्या कसूर है। और इसी तरह की फीलिंग इस्लामाबाद के शहरियों की भी है कि आए दिन बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ, कारोबार, मरीज़ नहीं पहुँच सकते अस्पतालों तक, तो हमारा कसूर बताया जाए कि आखिर हमारा क्या कसूर है। और इसी बुनियाद पे फिर अदालत ने भी जो आर्डर दिया वो दिया। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या बेहतर सियासी हिकमत अमली होगी, तो ज़ाहिर है इसका जवाब फिर PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा कि PTI के लिए बेहतर सियासी हिकमत अमली क्या होगी। मेरी ज़ाती राय में तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हंगामी तौर पे लॉन्च किया गया है, कंट्री वाइड कहा गया है, उससे पहले वो वर्किंग नहीं की गई, फिर मुतालबात में वो चीज़ें नहीं डाली गई कि मुल्क के बाकी शोबा ज़िंदगी के लोग उसमें ज्वाइन करते। जिस तरह अवामी मसाइल को डाला जाता है तो अवाम को भी इसमें, ये PTI का एक प्रोटेस्ट है जिसमें PTI के ही मुतालबात रखे गए और उससे पहले कंट्री वाइड कोई मोबिलाइजेशन भी नहीं हुई। और मुझे नहीं लगता कि जो 4 बड़ी बुनियादी किस्म के उनके मुतालबात हैं, जिसमें खान साहब की रिहाई है, 9 मई के वाक़यात का वो है कि इसकी वो अदालती तहकीकात हों, फिर हमारा मैंडेट वापस किया जाए, तो इस तरह की चीज़ें तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रोटेस्ट से निकल सकेंगी। लेकिन अभी जिस हद तक PTI अपने हीट को लेगी है इस प्रोटेस्ट को लेके, अगर अभी वो इसको वापस लेते हैं तो शायद उनको ज़्यादा बड़ा सियासी नुकसान होगा
कि अभी अगर वो ये अनाउंस करें कि कल का प्रोटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किसकी बात मानी जाए, किसकी ना मानी जाए। आपको याद होगा कि एससीओ के मौके पे 15 अक्टूबर को पहले भी ये जो सियासी कमेटी थी, इसने प्रोटेस्ट जो है वो मुलतवी करने का फ़ैसला किया था, और उसके बाद भी बुरी तरह से क्रिटिसिज्म हुआ था पार्टी के मरकज़ी कायदीन के ऊपर, हालांकि उन्होंने इमरान खान साहब से पूछ के ये कॉल वापस ली थी। अभी जो सियासी पार्टी की जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है, उसके मुताबिक सियासी पार्टी तो समझती है कि इससे हमें सियासी नुकसान होगा, लेकिन जिस तरह फैसल वाउडा कहते हैं कि अगर वो अदालती हुक्म अदूली करेंगे तो वो सीट से जाएंगे, लेकिन अगर वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की हुक्म अदूली करेंगे तो अगली दफ़ा शायद टिकट से भी जाएंगे। तो उनके लिए एक तरफ खाई है और एक तरफ गड़ा है, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि अब पीछे की तरफ आना जो है वो मुश्किल है। और जहाँ तक बात रही सियासी नताइज ये प्रोटेस्ट ले सकेगा, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि एक हद तक हुकूमत ख़ुद उनके लिए आसानी करती है, जो रास्ते बंद किए जाते हैं, निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज किया जाता है, जो कि किसी भी प्रोटेस्ट की जो है वो एक टारगेट होता है कि आप निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करें। लेकिन ये 2-4 दिन से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना, लोगों का इतना क्या स्टेमिना है, क्या इसके लिए पीटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी तैयारी है। फिर इस्लामाबाद के अंदर जो बात की जा रही है कि हम बैठेंगे भी, तो इस्लामाबाद का शदीद जो मौसम है वो भी इस बात को अलाउ नहीं करता कि यहाँ पे पुरअमन तौर पे भी अगर बैठा जाए, पुलिस ना भी छेड़े। तो मुझे याद है कि कादरी साहब जब पहली दफ़ा आए थे, 4-5 दिन बैठे थे, तो पहली रात जब वो बैठे थे तो इसी तरह का मौसम था, और उसमें पहली सुबह जो है 168 लोग जो हैं वो पिम्स हॉस्पिटल में बीमार लोग गए थे, जो सिर्फ सर्दी की वजह से जो है मुतासिर हुए थे। बाकी अस्पतालों में कितने लोग गए थे, घरों को कितने लोग गए थे, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इस्लामाबाद का जो वेदर है वो भी अलाउ नहीं करता कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई लंबा धरना जो है वो दिया जा सके, ना ही उसके लिए पीटीआई की कोई प्रिपरेशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा बड़ा सियासी डैमेज होगा वो ये होगा कि पीटीआई इस मौके पे प्रोटेस्ट को मनसूख कर दे। अरबाब इख्तियार का क्या मौसम है? अरबाब इख्तियार का क्या मौसम है? वो आने भी देंगे इनको इस्लामाबाद के अंदर, या फिर बाहर से ही कुछ कार्रवाई का मूड है? इस्लामाबाद के अरबाब इख्तियार तो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा वापस भी किसी को नहीं जाने देंगे, अनाउंस किया है वज़ीर दाखिला ने। लेकिन हमने ये देखा है कि पहले भी जब भी कहा जाता था कि अटक पुल से पार किसी को नहीं आने देंगे और कोई जो है दाखिल होके दिखाए, तो हमने देखा कि सारे प्रोटेस्टों में किसी न किसी हद तक कोई ना कोई तादाद थोड़ी कम लोग जो थे वो पीटीआई के वो इस्लामाबाद आ जाते थे। तो लेट्स सी कि इस दफ़ा क्या। लेकिन आपका ख्याल है वापस हटना एक ऑप्शन नहीं है अब? इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपकी इत्तलात क्या हैं? क्या ये जो कहा जा रहा है कि पार्टी में संजीदगी से इसके ऊपर गौर हो रहा है कि मुलतवी कर दिया जाए कल का एहतजाज, ये कितनी संजीदा कोशिश है, या इसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी हो सकता है? मैडम शेख, इस सवाल पे आता हूँ, और जो आपका एक्चुअल सवाल है उसका और ये जो आपका सवाल है इसका जवाब देता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आधे पाकिस्तान पर दफ़ा 144 नाफिज है। मोटरवे बंद हैं, जीटी रोड बंद हैं, सड़कें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, कारोबार बंद हैं। आज़ाद कश्मीर और 3 सूबों से पुलिस मंगवा ली गई है। रेंजर्स एफसी के दस्ते ड्यूटियों पर हैं। हज़ारों डंडे, हज़ारों आंसू गैस शेल, हज़ारों कंटेनर, जगह जगह रास्ते बंद, जगह जगह सड़कें बंद। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में ना कोई शहर के अंदर आ सकता है, ना कोई शहर से बाहर जा सकता है। ये होती है हिकमत अमली मैडम शेख, ये होती है हुकूमती हिकमत अमली। इसे ऐसे एहतजाज से निपटा जाता है। आज इस वक्त मुझे आप बताएं, हम कैदी हैं या इमरान खान कैदी हैं? हम जेल में हैं या इमरान खान जेल में है? जो कुछ इस नाहल नालायक डरी सहमी हुकूमत ने कर दिया है मैडम शेख, ये तो इमरान खान की कामयाबी है। इमरान खान का इज्तिजाज का पहला राउंड तो कामयाब हो चुका, बल्कि जो कुछ हो चुका है, इमरान खान ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा। और मैडम शेख, जब आपने दफ़ा 144 लगा ली, जब आपने अदालत से फैसला भी ले लिया, जब आपने थोक से के हिसाब से क्रैकडाउन कर लिया, गिरफ्तारियां कर ली, जब आपको पता है कि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान है, जब आपको पता है कि आधी पार्टी रुपोश है, जब आपको पता है कि कई लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर नहीं आएंगे तहरीक इंसाफ के सियासतदान, और जब आपके इल्म में है कि माजी में क्या कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे एहतजाज करके, फिर आधा मुल्क बंद करने की ज़रूरत क्या थी?
होना तो ये चाहिए था मैडम शेख कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाती कि आज मोहसिन नकवी साहब, अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते और टीवी पर दिखा रहे होते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डू एंड डाई कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको फाइनल कॉल कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क को निकलने का कह रही है, और ये देखो पूरा मुल्क चल रहा है, ये देखो बाजार खुले हुए हैं, ये देखो कारोबार चल रहे हैं, ये देखो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये देखो अस्पतालों में मामूल की जिंदगी, ये देखो सड़कें खुली हुई हैं। आपने तो वो कुछ कर दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी घर से निकली नहीं, और आपने सारा कुछ कर दिया। तो अब उनको क्या जरूरत है? अब तो मैं कहता हूं कि इमरान खान को कोई पैगाम पहुंचाए और इमरान खान कहें कि मैं 1 हफ्ते के बाद एहतजाज करूंगा, ताकि ये फिर से वही करें। उसके बाद जब वो दिन आए तो कहें कि नहीं हम अगले हफ्ते एहतजाज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वो आए। ये कैसी हुकूमत है कि इसने हमें कैदी बना दिया है, कोई अस्पताल नहीं पहुंच सकता, कोई बार बाजार नहीं जा सकता। अब आ जाइए आपके सवाल पे मैडम शेख। जी सर। ये मफरूजों पर मबनी खबर है और गलत खबर है। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें मुत्तफिका तौर पर ये मनसूबाबंदी की गई है और कहा गया है कि हम इहतजाज के लिए निकलेंगे। कोई 2-4 ने वो बताया कि 2 मरतबा मोहसिन नकवी साहब ने हमसे रब्ता किया, वो भी बताया कि कितनी मरतबा बातचीत हुई, क्या क्या हमें कहा गया, क्या क्या हमने आगे से जवाब दिया, लेकिन सारों का 99% का कोर कमेटी में, सियासी कमेटी में ये फैसला था कि हम इहतजाज करेंगे। ठीक है। और आखिरी बात मैडम शेख, जो आपका सवाल है कि हिकमत अमली क्या है, देखिए हिकमत अमली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तो पीछे नहीं हट रही और हुकूमत भी नहीं हट रही, लेकिन बात यह है कि जितने इहतजाज हो जाएं, जितने मार्च हो जाएं, जितने हुकूमती क्रैकडाउन हो जाएं, आखिर मुज़ाकरात होने हैं, आखिर बातचीत होनी है, आखिर टेबल पर बैठना है, और वो कब बैठना है? नुकसान करवा कर बैठना है। अब ये जो कुछ इस पे हुकूमत का पैसा लग रहा है वो छोड़ें, जितना आम आदमी का नुकसान हो रहा है वो भी छोड़ें, लेकिन जितना मुल्क का नुकसान हो रहा है वो ही कोई सोच ले और एंगेजमेंट कर ले और बैठ जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, लेकिन कोई भी ऐसा न बैठना चाहता। तो यानी आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि 2 कदम पीछे हटे, अगर एहतजाज इसके लिए मुलतवी करना पड़ता है तो वो भी करें, लेकिन एंगेजमेंट करें। क्यों कह रहा हूं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? सबसे ज्यादा किसका बनता है? हुकूमत का। अच्छा, हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत आगे बढ़े, 2 कदम लेकिन जिस तरह से अगर एहतजाज और सख्ती और फिर बुशरा बीबी का उसमें बयान भी आप डाल लें, तो आप की राय, या आपको नहीं लगता कि इससे मजीद सख्ती हो जाएगी और बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद हो जाएंगे? तो फिर कर लें बातचीत के दरवाजे बंद, फिर कर लें फिर मुल्क ना बंद करते ना। आपने इमरान खान ने क्या आखिरी बयान जो आया उसमें यही था कि हम 10 दिन के लिए मुज़ाकरात भी मुलतवी करने को तैयार हैं। कुछ तो करें हमारे लिए, और कुछ हुकूमत एक दिलासे ही दे देती है, तसल्ली दे देती है, कुछ हौसले ही दे देती है। हुकूमत तो कह रही है कि हम इस तबाह बर्बाद कर देंगे, कोई करीब तो कोई आए, आकर तो दिखाए। वो छोड़े डीपीओ जो मुख्तलिफ जिलों के वो धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह होता है ये सारा कुछ। उमर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो कर रही है, हुकूमत की इसमें स्ट्रैटेजी गलत है, उनकी हिकमत अमली गलत है? अलीना, ये कोई मेरा ख्याल है कि कोई 2-4 दिन की तो बात नहीं है, पुरानी कहानी है, और मामलात काफ़ी देर से ख़राब चल रहे हैं। और हम इस फोरम पर कई दफ़ा बात भी कर चुके हैं कि ये जो तकसीम की सियासत होती है, जो इंतकाम की सियासत होती है, उसका ऐसा ही कोई अंजाम होता है। और हम ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि जिधर ये नहीं समझ लगती कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है, यानी कि हर बंदे ने अपने अपने टाइम पे कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया हुआ। जहाँ तक ये एहतजाज की बात है, भट्टी साहब जो हैं वो जो भी एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कोर कमेटी के हवाले से, लेकिन ये तो हकीकत है कि लोग ये सिर्फ हुकूमत को ही तो दबाव नहीं डाल रहे या हुकूमत को ही थ्रेट नहीं करते, ये अपने लोगों को ही बहुत ज़्यादा थ्रेट करते हैं। और जो बुशरा बीबी की जो टोन है, यानी कि जिस अंदाज में वो बात करती हैं, वो उनको एक मुलाजमों से और जिस हकारत से उनको मुहातब होती हैं, ये कोई जमहूरी पार्टी या जमहूरी लीडर जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरह अपने जो लोग हैं उनको इस तरह, जैसे कोई बंदा कोई चपरासी के साथ भी इस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह ये अपने MNAs MPs के साथ करते हैं। अब ये है कि हुकूमत जो है, इनके दरमियान वैसे ही एक डेडलॉक चल रहा है, इनके दरमियान मुज़ाकरात नहीं है, होने भी नहीं है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी मैंने इधर बात की थी कि ये जो है ना, एक दोनों में अदम एतमाद बहुत ज्यादा है, एतमाद की एक हसारा है।
और दूसरा ये है कि दोनों अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। हुकूमत जो है, हुकूमत को ये लगता है कि अगर इमरान खान की बात मानेंगे तो इमरान खान जो है वो भी लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे। उन्होंने भी एक अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है 26वीं तरमीम पे या मैंडेट के हवाले से, तो इसका तो मतलब है कि गवर्नमेंट घर चली जाए, यानी कि गवर्नमेंट तो इस पर बात नहीं करेगी ना। दूसरा ये है कि जो इमरान खान चाहते हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये कोई इनकलाब की शक्ल में मुमकिन है। इनकलाब फिर यही होता है कि अपने जोरे बाजू पे आ जाएं, सारी चीजें वो कंट्रोल कर लें, अदरवाइज इससे कम पर ये चीजें उनके हक में होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर वो चाहेंगे कि सिर्फ मेरी दुकान चले और जो सब है उनकी दुकानें बंद हों, तो जिन जिन की दुकानें हैं वो उस टाइम तक तो इनके साथ कंटेस्ट करेंगे, उनकी मुखालफत करेंगे जब तक उनके पास कोई भी पोजीशन है। अब आ जाते हैं कि जो एहतजाज के हवाले से, क्या जो पीटीआई है इन्होंने कभी को अपनी जिम्मेदारी ली है? इन्होंने जो कर रहे हैं इधर फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। खास तौर पे मुझे तो इधर के स्टूडेंट्स के फोन आए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहते हैं, उनको इन्होंने उधर से निकाला है। ये इंतहाई शर्मनाक है। यानी कि आप उन लोगों को या तो मुतबादल जगह दें, जो लोग इतनी देर से उस जगहों पे रह रहे हैं तो उनको तो आप रहने दें, आप इतने ज्यादा अनर्व क्यों हुए हुए हैं? दूसरा, इनको कोई ना कोई सोल्यूशन तलाश करना चाहिए था। ये जो दरमियान में कोई एम्बुलेंसेज आती हैं, लोग जो हैं उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है, ये बड़े ही जेन्युइन केसेस हैं, इस पर इन्होंने कोई ख्याल नहीं किया, जो कि एक इंतहाई काबिल मुजम्मत है। अब अगर हम पीटीआई की तरफ आते हैं, इन्होंने कभी कोई बात की है? इनको लगता है जैसे केपीए जो खैबर पख्तून है, इन्होंने बड़ी एक सक्सेस स्टोरी बनाई हुई है। तीसरी दफा है कि ये गवर्नमेंट बना रहे हैं, उधर हालात क्या चल रहे हैं, जो भी है हर चीज का क्रेडिट ये खुद लेंगे और जो भी डिस्क्रेडिट होगा, वो गलत काम हो रहा है वो किसी और पर डाल देंगे। अभी जो उधर पारा चिनार में सूरत हाल है, ये किस मुंह से इधर इस्लामाबाद में एहतजाज करने आ रही है? इन्हें शर्म आनी चाहिए। उधर इतनी सूरत हाल खराब है, उसको उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर के भी ज्यादा बयान जो है वो एहतजाज के हवाले से आ रहे हैं कि जैसे बिल्कुल सही है सर। मैं उसके ऊपर मैं चाहती हूँ हम थोड़ा सा उसके ऊपर वक्त बचाएं ताकि दूसरे सवाल में भी गौर करें। ये मुझे बता दें कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने जो दो ऑप्शंस हैं, एक एहतजाज मुलतवी करने की पॉसिबिलिटी कहा जा रहा है ताकि कुछ मजीद सख्ती ना हो या कुछ इंगेजमेंट की सूरत हाल हो सके CBM के तौर पर, दूसरी तरफ एहतजाज करेंगे तो हल निकलेगा। आपके ख्याल में क्या बेहतर हिकमत अमली है? अलीना, कोई हल नहीं निकलना एहतजाज से। मैं आपको बताऊं, कोई हल नहीं निकलना। हल निकलेगा अगर तो मुज़ाकरात से निकलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हल एहतजाज से नहीं है, फिर तो ये इनकलाब ही होगा। ठीक है, कि जिसमें हुकूमत जो है मुकम्मल। तो ये जो अभी लेके आ रहे रैली जलसा, इसका आपको कोई फ्यूचर नहीं लग रहा? नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि हुकूमत उसका मुज़ामत करेगी, रेजिस्ट करेगी और क्या करेगी। मज़े साहब, लेकिन ठीक है उमर, आपका पॉइंट आ गया मज़े साहब, लेकिन भट्टी साहब अभी कह रहे हैं कि कामयाब तो हो गई है पीटीआई जिस तरह से हुकूमत रिएक्ट कर रही है। देखिए, एक जो आसिफ शुरू में बात कह रहे थे, आसिफ और मेरा ख्याल है उमर या भट्टी साहब, आप तीनों को ही पता होगा, कई साल पहले इस्लामाबाद में कई एकड़ पर मुश्तमिल एक जेल बनाई जा रही थी। मुझे नहीं पता इस वक्त उसकी लेटेस्ट पोजीशन क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद को ही जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब तसव्वुर करें आप, अगर 90s से अब तक ले लें, और मेरा ख़्याल है ये बड़ी अच्छी स्टोरी होगी कि कितनी मरतबा इस्लामाबाद सीज हुआ है। अब एक बिल्कुल इस्लामाबाद एक ऐसी लोकेशन पे है कि जब भी कोई मार्च होता है, आप पूरा इस्लामाबाद सील्ड होकर रह जाता है, और उसके असरात डिप्लोमेटिकली कारोबार के लिहाज से तो पड़ते ही हैं। जो शहरियों की बेचैनी है और शहरियों की परेशानियां, वो तो होती ही हैं, लेकिन इंटरनेशनली इतना ज़्यादा पाकिस्तान इस्लामाबाद को अंडर सीज करके होता है डैमेज कि जिसका हम शायद नहीं तसव्वुर कर सकते। मुझे नहीं याद दुनिया में कितने फेडरल कैपिटल्स हैं जिनकी ये सूरत हाल होती है, और ये किसी इस प्रोटेस्ट की नहीं है। माजी में उठा लें, माजी में पिछले चले जाएं आप, 90 से लेके अब तक जो भी हमने एहतजाज किया, अपने एक नए तरीके 90s में ईजाद किया, और वो ये कि लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद। इसके अलावा कोई तीसरा वो नहीं है। अब वो नहीं होता कि आपने हड़ताल कर दी पूरे मुल्क में और स्कैटर्ड चीज़ें होती हैं। अब एक फोकस होता है कि जी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद में मार्च किया जाए। अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के मतलब ये होता है कि कॉन्फ्रंट्रेशन। अब होगा क्या, बहुत से लोग शायद पेशावर या दूसरी जगहों से इस्लामाबाद तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद में जो लोग हैं पीटीआई के, वो किस हद तक निकल पाते हैं, किस हद तक रात को इसका कवी इम्कान है कि रात को एक मैसिव क्रैकडाउन हो,
इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद पिंडी में। और इस चीज़ का भी इम्कान है कि जो ब्लॉकेड होगा, जब भी जो ज़ाहिर है मेन जो इस वक्त बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रंट्रेशन बनेगा या जो एरिया है वो तो वही है कि पेशावर टू पिंडी। अब आप जहाँ भी रोकेंगे वहाँ उनकी स्ट्रैटेजी तो ये है कि वहाँ बैठ जाएंगे। अचीव कुछ नहीं होना। अचीव ज़ाहिर है वो अपना एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे, कहेंगे। अब ये कि इनडेफिनेटली बैठना, इस सारी सूरत हाल में अगर वो डी चौक पे पहुंच जाते हैं जितनी भी तादाद में और डी चौक पे बैठ जाते हैं तो ये इससे बड़ा जो है वो ज़ाहिर है पीटीआई के लिए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन गवर्नमेंट के लिए उतनी ही बड़ी नाकामी भी होगी। तो हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां इतने ज़ाहिर है ये इस मार्च को कोई मेरा ख्याल है मार्च की कोई फाइनल कॉल जो दी गई थी उसमें तकरीबन 10-15 दिन का गैप था। उन 10-15 दिन में सिवाय इल्ज़ामात के और कुछ नहीं हुआ। ख़बरें आती रहीं, डिसइंफॉर्मेशन हो या इंफॉर्मेशन हो या फैक्ट्स या फेक न्यूज़ हो, एक स्पेकुलेटिव स्टोरीज़ का एक सिलसिला चलता रहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं। किसी ने नहीं बताया कि दोनों तरफ से कौन लोग मुज़ाकरात में थे, कौन किन लोगों से बातचीत हो रही थी, क्या बातचीत हो रही थी। तो इस वक्त जो सिचुएशन है बज़ाहिर नहीं लग रहा कि रात को कोई कॉल ऑफ हो जाएगी स्ट्राइक। अब जो भी होगा वो स्कैटर्ड होगा। लेकिन सर ये आपने बड़ी अहम बात की जब आप ये कहते हैं ना कि आके बैठ जाएंगे तो ये हुकूमत की नाकामी होगी। सर ये क्या कहना थोड़ा सा नाजायज़ नहीं हो जाएगा? अगर बैठ गए उसके बाद क्या होता है, ये किस तरह से डिस्पर्स होते हैं, होते नहीं होते, क्या गिव एंड टेक होता है, उसका वेट नहीं करना चाहिए? देखिए तहरीक इंसाफ का क्या वो होगा, मतलब कि हम जी हुकूमत ने कहा कि इस्लामाबाद में जो भी आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उससे हासिल क्या होगा? अगर लेट्स से पाकिस्तान जैसे पेशावर में जब पेशावर से अभी पीछे लेके आए गंडापुर साहब और उसके बाद गायब हो गए, तो उससे हासिल क्या किया, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। वो तो एक देखें ऑपोजिशन का एक ऑनगोइंग प्रोटेस्ट होता है। ये होगा गवर्नमेंट बैठेगी कहेगी अब तो कह दिया ना फैसला कुन, नहीं फैसला अब फैसला कुन के साथ एक भारी जिम्मेदारी या एक भारी कॉनोटेशन अटैच्ड है। देखिए ऑपोजिशन का अपना नैरेटिव होता है, गवर्नमेंट का अपना नैरेटिव होता है। देखिए बुशरा बीबी, मैंने सालों बाद सुना है कि 1885 का केस, टेलीग्राफ का केस बुशरा बीबी पे कोई 5, 6, 7, 8 शहरों से में रजिस्टर हुआ। अब ये इतना ओवर रिएक्शन है कि आपने एक अगर आपने मुकदमा बनाना ही था उन पे तो फेडरल गवर्नमेंट एक मुकदमा बनाती ना। ये जो आप शहरों में ये अननेसेसरी एक चीज़ को ओवर रिएक्शन, इसको मैं कहूँगा कि 1885 का टेलीग्राफ जो है एक्ट जो है वो नाफिज कर दिया गया, लागू कर दिया गया। आप क्या हासिल करेंगे इससे? तो ये मेरा ख्याल है, मेरे अपने नुक्ता नज़र से पीटीआई तो डेस्परेट है। ठीक है, पीटीआई डेस्परेट है इसलिए कि उनको कोई वे आउट नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई वे आउट उनको ये नहीं मिल रहा कि कोई भी चीज़ शायद फेस सेविंग भी होती तो फेस सेविंग भी नहीं मिल रही। अच्छा, मेरे ज़हन में ये भी सवाल है कि पाकिस्तान की तारीख में क्या हुआ है, क्या इस तरह की एहतजाजी या मुज़ाहमती तहरीक से ही अपने मकासद हासिल होते हैं या तवज्जो हासिल करने में एटलीस्ट कामयाब होते हैं, या फिर अगर लगे बंदे जो उसूल हैं पार्लिमानी उसूल उनमें रहकर बातचीत की जाए तो उससे ज़्यादा बेहतरी होती है? मैं अलीना दो बड़ी सर मुझे ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, मैं सवाल पुट अप करना चाहती हूँ तमाम पैनलिस्ट के लिए, बट एक छोटी सी ब्रेक और सबसे अहम इशू इस वक्त जो पारा चनार में मामला चल रहा है, आफ्टर ब्रेक सबको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कुन एहतजाज की कॉल दे रखी है और ये कल मोबिलाइजेशन होगी सारी की सारी, इसके ऊपर हम बात करें। लेकिन एक बहुत अहम मामला जो कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ पर बना हुआ है, और वो है कुरम पारा चनार में, जहाँ पर अब तक की इतलात के मुताबिक जो जुमेरात से कशीदगी चल रही है, क्लैशेस चल रहे हैं, उसके नतीजे में 44 लोग जाम बहक हो चुके हैं। आज भी सुबह रिपोर्ट्स आई हैं कि वो जो कशीदगी है वो चल रही है। अब तनकीद भी बड़ी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसके ऊपर कि जी आप ये सियासी मोबिलाइजेशन तो कर रहे हैं लेकिन आपके अपने घर के अंदर जो आग लगी हुई है उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। तज्जियाकारों के सामने ये भी सवाल रखेंगे कि ये जो सारा के सारी तनकीद हो रही है इसमें कितना सब्सटेंस है और इसका नतीजा क्या निकलेगा, किस तरह से इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। बट इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने सवाल छोड़ा था, एनालिस्ट में से कोई भी इसका जवाब देना चाहे कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इस तरह की जो एहतजाजी तहरीक हैं उनके नतीजे में कुछ ना कुछ हासिल होता है सियासी जमातों को,
या फिर अगर आप पार्लिमानी उसूल से चलें, आप तौर तरीके से इंगेजमेंट करें, तो उसके नतीजे में भी कोई ना कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलता है? मैं अगर आप जी जी दें, देखिए अलीना, दो पाकिस्तान में बड़ी तहरीकें चली हैं, एक अयूब खान के ख़िलाफ़ और दूसरी भुट्टो के ख़िलाफ़। दोनों के नतीजे में मार्शल लॉ आया। तीसरी जो तहरीक है, जिसको मैं ज़ाती तौर पे सबसे अच्छी और जो मुस्बत सियासी तहरीक देखता हूँ, वो थी 1983 की MRD की तहरीक। उसके नतीजा क्या हुआ? उसके नतीजे में कोई मार्शल लॉ नहीं आया, लेकिन उसके नतीजे में जनरल ज़िया-उल-हक कमज़ोर हुए, उन्हें अपना रेफरेंडम कराना पड़ा। फिर उसके 1 साल बाद उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात कराए और एक पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू कर दिया, इसलिए कि प्रेशर इतना था 83 की MRD की मूवमेंट में। और अल्टीमेटली उसमें एक सिविलियन गवर्नमेंट आई, इंस्टॉल हुई, फिर बेनज़ीर भुट्टो वापस आई और फिर हम 88 के इंतखाबात की तरफ चले गए। तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च हुई, उस मूवमेंट के नतीजे में कोई मार्शल लॉ नहीं आया, बल्कि उसमें मार्शल लॉ डिक्टेटर जो है कमज़ोर हुआ, जबकि 2 बाकी जो तहरीकें थीं उनके नतीजे में मार्शल लॉ आया। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल प्रोसेस में दोनों फरीक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हुकूमत हमेशा एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है, और अपोजिशन को सिर्फ ये देखना होता है कि क्या उनकी हड़तालों, उनके प्रोटेस्ट के नतीजे में लोगों की ज़िंदगियों में कितना फ़र्क आता है। कभी आपने सोचा कि आप अब ले जा रहे हैं आप इनडेफिनेट उसके लिए, बिल्कुल सही बात, उसके पीछे उनके घर वालों को लुक आफ्टर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेगा इस बात को? आसिफ जी देखें, मेरी तो ये राय है, मैंने जो अपनी थोड़ी बहुत यहाँ जो रिपोर्टिंग है या जो हमने पढ़ा है, इसमें ये देखा कि पाकिस्तान में जो है वो बाकी दुनिया की तरह महज़ब दुनिया के बरक्स, महज़ब दुनिया में पुरअमन एहतजाजों के भी नताइज निकलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ उन एहतजाजों के नताइज निकलते हैं जब जिन एहतजाजों को ताकतवर हलकों की हमायत हासिल होती है। अदरवाइज़ अगर आप पुरअमन तरीके से अपने कोई एहतजाज को सामने रखें तो कोई इतना सिविलाइज रिस्पांस नहीं आता कि उस पर कोई गौर किया जाए या उसके नतीजे में कोई तब्दीली जो है वो आए। पाकिस्तान में जो है एहतजाज वही हमने देखा कि फ्रूटफुल हुए जब ताकतवर लोगों की आशीर्वाद हासिल हुई, हुकूमतों के बाजू मरोड़े गए और मन माने नताइज हासिल किए गए। अलबत्ता पाकिस्तान में सियासी मकासद हासिल करने के लिए, जिस तरह मज़हर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि जो सियासी कुव्वतें होती हैं वो सियासी जदोजहद करती हैं, जिसका एक छोटा मोटा हिस्सा प्रोटेस्ट होता है, लेकिन विद इन द सिस्टम वो एक प्रोटेस्ट करते हैं, विद इन द सिस्टम वो अपने लिए मौके तलाश करते हैं, और विद इन द सिस्टम वो जब देखते हैं कि वो उनको मौका मिलता है तो वो हिट करते हैं और वो अपने मतलूबा मकासद लेते हैं। ओके, अच्छा ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में जो सारे मामला चल रहे हैं, कुरम में तनकीद ये हो रही है घर जल रहा है और वज़ीर आला साहब सियासत के ऊपर कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं। जी ये वैसे काबिल अफसोस बात है, और मेरा ख़्याल है कि जो कुछ पिछले 2 दिन में हुआ है उसके बाद तो एक ये बात किसी को जतलाने की या बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। ये मेरा ख़्याल है कि उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ज़िम्मेदार हैं अपने सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के, और अफसोस की बात है कि उनकी तरफ से वो रिस्पांस नहीं आया जो एक सूबे के एक फादरली फिगर का आना चाहिए था। अच्छा। लेकिन अगर मैं पूरी जानदारी से बात करूं तो ये मामला सिर्फ आज का नहीं है, ये मामला 50 साल से ज़्यादा पुराना है, और ये हमारी पूरी स्टेट का फेलियर है। पिछले महीने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान, इस महीने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान यहाँ के जो MNAs थे उन्होंने बारहा बात करने की कोशिश की। थोड़ी बहुत जो उन्हें बात करने की इजाज़त मिली भी तो उन्होंने कहा कि हालात संगीन है, कोई बड़ा सानिया होगा, वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे, पार्लिमान अपना किरदार अदा करे। ये इलाके तो अभी चंद साल पहले, अब 2018 में हमने सूबों के तहवील में दिए हैं, जब ये मरकज़ के पास थे तब भी यहाँ पे यही हालात थे। ये 50 साल से ज़्यादा पुराना सेक्टेरियन वायलेंस है जिसकी जड़ें वहाँ की लैंड के तनाज़ात के गिर्द घूमती हैं, लेकिन आज तक हम इसको एड्रेस नहीं कर सके। जिरगे से हम वक्ती तौर पे कुछ तनाज़ात का हल निकालते हैं, वक्ती तौर पे कुछ रिलीफ भी मिलता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं निकाल पाए। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं क्विकली चाहूँगी सबका इसके ऊपर कमेंट ले लूँ। उमर, क्या आप समझते हैं कलेक्टिव ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव फेलियर है? किसी एक सूबे या किसी एक वज़ीर आला को नहीं इस तरह से इल्ज़ाम देना चाहिए?
अलीना, आप ये दुरुस्त बात कर रही हैं कि कोई एक इसका जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमें केपी में कितने मामला चल रहे हैं, सारी उधर यही है कि एक ब्लेमिंग ही होती है कि जी फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है। उसका हम कलेक्टिवली कोई हल तलाश नहीं करते। होता ही है कि या हम किसी मामले को टोटली पॉलिटिसाइज कर देते हैं, या उसको टोटली मिलिटराइज कर देते हैं, या उसको टोटली पोलिसाइज कर देते हैं। यानी कि हम जो है ना, यानी कि एक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड नहीं करते। इधर जो दो ग्रुप हैं, इवन उनके अंदर भी आगे कई ब्रांचेज हैं कि कोई एक साइड पे खड़ा है, कोई दूसरी साइड पे खड़ा है। तो मेरे ख्याल है कि एक तो इनको कोई जिरगे का भी इस्तेमाल करना चाहिए, उधर केपी में ये चीज चलती है। दूसरा, अगर कोई किसी तरह से मुमकिन हो सके, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये है कि वेपन्स जो है ना, वेपन उधर बहुत ज्यादा आ गया, दोनों पार्टीज के पास बहुत ज्यादा वेपन है, और दोनों तरफ फॉरेन इन्फ्लुएंस भी है। हमारे जो एक हमसाए ममालिक हैं और जो जिनको मुसलमान मालिक भी हैं, इनके एक कोई एक तरफ से सपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरा दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी बहुत सारी जहतें हैं, तो इस पे गौर करना चाहिए। लेकिन जब हम केपी की बात करते हैं तो उसमें चले फेडरल को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन ये तो उनकी तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर वो उसको छोड़ के इस्लामाबाद पर हमला कर रहे हो तो उस दौरान इन्होंने क्या मिलके बैठना है? बात तो अभी ठीक है। उमर, आपका पॉइंट आ गया, माजरत वक्त हमारे पास कम है। भट्टी साहब, आपकी राय। मैडम शेख, हुक्मरानों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, अहले इल्म के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पाकिस्तान सिर्फ चंद शहरों का नाम है। बलूचिस्तान के असल मसाइल क्या हैं, केपी में क्या हो रहा है, हम कितनी कवरेज देते हैं, कितना उस पर बात करते हैं। अब केपी की बात कर लें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर कुंडी साहब, आईजी जो केपी के हैं, तीनों डीआई खान से हैं। मुझे शाम के बाद ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर डीआई खान जाकर दिखाएं। चंद ज़िले ऐसे हैं केपी के जहां शाम के बाद ना हुकूमत होती है, ना हुकूमती रेट होती है। और पारा चनार, ज़िला कुर्म, पिछले 15 सालों से क्या कुछ नहीं हो रहा। क्या किसी ने कुछ सोचा है? अभी कल तकरीब हो रही थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, सरफराज बुगटी, एहसन इकबाल, मुसद्दक मलिक ने खिताब किया। सारों ने बुशरा बीबी पर बात की, लेकिन कुरम पर कोई एक लफ्ज़ नहीं किसी ने बोला। आज अली अमीन गंडापुर को इhtजाज छोड़कर कुरम पारा चनार में होना चाहिए था, और मोहसिन नकवी साहब को भी उनके साथ वहाँ होना चाहिए था। लेकिन शायद हम पाकिस्तान समझते हैं चंद शहरों को, शायद हमारे मफादात पाकिस्तान से बड़े हो गए हैं। तो केपी हुकूमत की जो कारकर्दगी है गवर्नेंस में और सूबे में, वो तो है ही अफसोसनाक, लेकिन जो मरकज का रवैया है वो भी अफसोसनाक है। मजहर अब्बास साहब, आपसे मैं कुछ सलूशन चाहूँ। ये एक सेंसिटिव एरिया है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा यहाँ पर इस तरह के कशीदगी, फसादात हो चुके हैं, और अब 44 जानें चली गई हैं। सर देखिए, एक तो अलीना बिल्कुल जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं, केपी के चीफ मिनिस्टर और मरकज़ी वज़ीर दाखिला दोनों को पारा चनार में होना चाहिए। देखिए, एक सड़क है और उस सड़क पे न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं अब तक। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, पाकिस्तान की तारीख़ में आपको ये नहीं मिलेगा कि एक सड़क पर रहते हुए इतने कत्ल हुए और पूरी रियासत की नाकामी नज़र आती है। तो इस वक्त जो बिल्कुल ये चंद शहरों के हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा लें, बलूचिस्तान पे हम बोल नहीं सकते और कुर्रम को हम दिखा नहीं सकते। बाकी जो सूरत हाल है, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी केपी गवर्नमेंट की है। 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आता है, उन्हें इस चीज़ को गौर करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर को कल के एहतजाज, पार्टी एहतजाज करती रहती, पार्टी जाए लॉन्ग मार्च करे, एहतजाज करे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को अपने आप को डिस्टेंस करके इस मसले पर आपको लॉ एंड ऑर्डर फौरन मीटिंग बुलानी चाहिए थी, एपेक्स की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, वजीर दाखिला को बुलाना चाहिए था। ये सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि ये एस्केलेट हो सकता है। और बिल्कुल सही है, डीआई खान उठा लें आप, और उठा लें। अभी मैं इस्लामाबाद में था, वहाँ एक वर्कशॉप में डीआई खान की एक खातून मिली, उन्होंने कहा आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। क्या है? वहाँ टोटली आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन का मगरिब के बाद कंट्रोल होता है, और सिर्फ वही नहीं, टांग वगैरह के इलाके ही नहीं है, दीगर इलाके भी ऐसे हैं कि जहाँ उसके बाद, और हमें बिल्कुल ना हम इस पर कवरेज कर रहे हैं, ना इस पर कोई फीचर कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं। ये रिटर्न ऑफ 90s आ रहा है, ये रिटर्न ऑफ 2000 आ रहा है,
ये जो इस वक्त नेक्टा एक अलर्ट जारी कर देती है, उसके अलावा क्या हमने किया है? जरा गौर तो करें, एनालाइज तो करें। तशवीशनाक बात, और उससे भी तशवीशनाक इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है जिसमें दोबारा से अज़्म दोहराया गया है, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि जल्द ही पार्लियामेंट को, अवाम को ये बताया जाएगा कि इस सिलसिले में अमल दरामद की, अमली इक़दामात की हिकमत अमली क्या है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।